Esa proclama es patria o muerte. समुद्र के बीचों बीच एक अदृश्य लकीर की कल्पना की जा सकती है। ये लकीर सिर्फ 90 मील चौड़ी है। जी हाँ, सिर्फ 90 मील। बिल्कुल। और देखिए, इसके एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर पूंजीवादी महाशक्ति खड़ी है, जिसके पास मतलब अकूत दौलत और सैन्य बल है। सही बात है। और दूसरी तरफ एक छोटा सा कैरिबियाई द्वीप है, जिसने पिछले 100 से अधिक वर्षों से हत्या की साजिशों, सैन्य हमलों, CIA के गुप्त ऑपरेशंस और इतिहास के सबसे लंबे आर्थिक प्रतिबंधों को झेला है। मतलब भूगोल के हिसाब से देखा जाए तो ये 90 मील की दूरी इतनी कम है कि एक तेज नाव इसे कुछ ही घंटों में पार कर सकती है। हाँ, एकदम। लेकिन कूटनीति और इतिहास के नक्शे पर ये दूरी दुनिया की सबसे गहरी खाइयों में से एक बन चुकी है। तो आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी की जड़ें 1959 की क्रांति या शीत युद्ध में नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले 1898 में जुड़ी हैं। एकदम सही जगह से शुरुआत कर रहे हैं आप। सोर्सेज को देखें तो स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बाद अमेरिका ने स्पेन को तो क्यूबा से बाहर कर दिया, लेकिन खुद क्यूबा पर सैन्य कब्जा कर लिया। जी हाँ। और फिर 1902 में क्यूबा को तकनीकी रूप से एक आज़ाद रिपब्लिक घोषित किया गया। लेकिन ये आज़ादी एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली शर्त के साथ आई थी, जिसे प्लैट अमेंडमेंट कहा जाता है। इस अमेंडमेंट की बारीकियां वाकई किसी भी संप्रभु देश की परिभाषा को चुनौती देती हैं। मतलब ये कोई आम संधि नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक कूटनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि इसे क्यूबा के संविधान में जबरन शामिल करवाया गया था। इसके तहत अमेरिका ने ये कानूनी अधिकार हासिल कर लिया कि वह क्यूबा के आंतरिक मामलों में जब चाहे सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। अरे बाप रे, मतलब सीधे संविधान में? हाँ, लिटरली। और क्यूबा किसी अन्य देश के साथ कोई ऐसी संधि नहीं कर सकता था जो अमेरिका को पसंद न हो। यहाँ तक कि क्यूबा के राष्ट्रीय कर्जों पर भी वॉशिंगटन की सीधी नजर रहती थी। ये तो पूरी तरह से कंट्रोल हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्वांतानामो बे को हमेशा के लिए एक अमेरिकी नौसैनिक बेस के रूप में लीज पर ले लिया गया, जो आज तक उनके पास है। इसका मतलब है कि संप्रभुता या सॉवरेनिटी सिर्फ कागज पर थी। एकदम। और ये नियंत्रण केवल राजनीति या सेना तक सीमित नहीं था। अगर हम 1900 से लेकर 1940 और 50 के दशकों के आर्थिक आंकड़ों पर नजर डालें तो चित्र और भी स्पष्ट हो जाता है। हाँ, अर्थव्यवस्था का हाल तो और भी दिलचस्प था। अमेरिकी कंपनियों ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था के हर मुनाफे वाले हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। क्यूबा के प्रसिद्ध चीनी, तंबाकू के खेत, रेलवे नेटवर्क और यहाँ तक कि बिजली और टेलीफोन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पूरी तरह अमेरिकी उद्योगपतियों के नियंत्रण में थी। और उस दौर के सामाजिक हालात इसी आर्थिक नियंत्रण का सीधा परिणाम थे। वो कैसे? देखिए, 1930 से लेकर 1950 के दशक तक, जब फुलजेंसियो बतिस्ता का शासन था, क्यूबा दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में बंट गया था। अच्छा, बतिस्ता के समय पूर्ण राजनीतिक और सैन्य समर्थन प्राप्त था। उनके दौर में राजधानी हवाना अमेरिकी माफिया जैसे मेयरलैंड्सकी, कसीनो मालिकों और अमीर निवेशकों के लिए एक खुले खेल के मैदान में तब्दील हो गई थी। मतलब अगर हम इसकी तुलना करें तो 1950 के दशक का क्यूबा एक स्वतंत्र देश कम और US इंक यानी अमेरिकी कॉरपोरेट की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी ज्यादा लग रहा था। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। हवाना में शैंपेन बह रही थी। हाँ, लेकिन जो सोर्सेज ग्रामीण क्यूबा का वर्णन करते हैं वे एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। गन्ने के खेतों में काम करने वाले किसान भयंकर गरीबी, अशिक्षा और भूखमरी का सामना कर रहे थे। बिल्कुल। तो क्या ये कहना तार्किक नहीं होगा कि अमेरिका के इसी अत्यधिक आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण ने उन विद्रोहों के बीज बो दिए जिन्हें बाद में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भी रोक नहीं पाई? इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बतिस्ता के शासनकाल की चरम असमानता और भ्रष्टाचार ने विद्रोह के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार की। सही बात है। जब एक बड़ी आबादी को ये महसूस होता है कि उनके देश के संसाधन किसी बाहरी ताकत की तिजोरी भर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद की भावना भड़कना स्वाभाविक है। और इसी जमीन से 1959 की वो क्रांति उठी जिसका नेतृत्व फिदेल कास्त्रो कर रहे थे। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। 1 जनवरी 1959 को जब कास्त्रो की गुरिल्ला सेना हवाना में प्रवेश करती है तो शुरुआती नैरेटिव वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हम सोचते हैं। एकदम सही कहा आपने। कास्त्रो ने शुरुआत में खुद को एक कट्टर कम्युनिस्ट के रूप में नहीं,
बल्कि एक राष्ट्रवादी सुधारक के रूप में पेश किया था। उनका मुख्य वादा क्यूबा को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और किसानों को जमीन का अधिकार देना था। हाँ, वो एक रिफॉर्मर की तरह आए थे। और इसी सिलसिले में अप्रैल 1959 में कास्त्रो अमेरिका की यात्रा पर भी जाते हैं, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर उनसे मिलने के बजाय गोल्फ खेलने चले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बयान था अपने आप में। बिल्कुल। कास्ट्रो की मुलाकात सिर्फ उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से होती है, जो अपनी रिपोर्ट में उन्हें एक खतरनाक रैडिकल घोषित कर देते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो वॉशिंगटन का ये रवैया एक विशाल भू राजनीतिक चूक का हिस्सा था। अमेरिका अभी भी ये मानकर चल रहा था कि क्यूबा उनके बैकयार्ड का हिस्सा है और उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, कि कास्त्रो को कूटनीतिक दबाव से झुकाया जा सकता है, लेकिन कास्त्रो वापस हवाना लौटते हैं और एग्रेरियन रिफॉर्म लॉ लागू कर देते हैं। इस कानून के तहत बड़े जमींदारों और विदेशी कंपनियों की जमीनों को जब्त करके गरीब किसानों में बांट दिया जाता है। और यहीं से असली भूचाल आता है। क्यूबा में मौजूद लगभग 1.7 बिलियन डॉलर की अमेरिकी संपत्तियां, जिसमें बड़ी शुगर मिल्स, ऑयल रिफाइनरियां और टेलीफोन कंपनियां शामिल थीं, उनका एक झटके में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। रातों रात। हाँ, अमेरिकी कंपनियों का वो यूएस इंक वाला नियंत्रण रातों रात खत्म हो जाता है। इसके जवाब में अमेरिका तुरंत क्यूबा से अपना सबसे बड़ा आयात चीनी का कोटा काट देता है और 1960 में क्यूबा पर निर्यात प्रतिबंध या एम्बार्गो लगा देता है, जो कि क्यूबा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो सवाल ये है कि जब एक छोटे से द्वीप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर थी और अमेरिका ने ही उसके दरवाजे बंद कर दिए, तो क्यूबा के पास क्या विकल्प बचा था? नहीं, ज्यादा विकल्प नहीं थे। अपनी अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाने के लिए कास्त्रो सोवियत संघ की तरफ मुड़ गए। हथियार, तेल और राजनीतिक समर्थन के लिए मॉस्को के साथ समझौते किए गए। मेरा यहाँ एक कड़ा सवाल है। जी पूछिए। अगर वॉशिंगटन ने कास्त्रो की शुरुआती यात्रा के दौरान उनका कूटनीतिक बहिष्कार न किया होता और अपनी संपत्तियों के मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की होती, बजाय तुरंत आर्थिक प्रतिबंध लगाने के, तो क्या क्यूबा को सोवियत संघ के खेमे में जाने से रोका जा सकता था? यह इतिहास के सबसे जटिल अगर वाले सवालों में से एक है। हाँ, मतलब क्या होता अगर? देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कास्त्रो का वैचारिक झुकाव पहले से ही मार्क्सवाद की ओर था और वो देर सवेर सोवियत संघ के पास ही जाते। लेकिन दूसरी तरफ कई भू राजनीतिक विशेषज्ञों का तर्क है कि अमेरिका की आक्रामक प्रतिक्रिया, जैसे चीनी का कोटा तुरंत काटना, ने कास्त्रो के पास मॉस्को के शरण में जाने के अलावा कोई व्यवहारिक विकल्प छोड़ा ही नहीं था। ये भी एक बहुत ही मजबूत तर्क है। अमेरिका के लिए शीत युद्ध के उस चरम दौर में अपनी सीमाओं से महज 90 मील दूर एक सोवियत सहयोगी का पनपना किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। और यही वो डर था जिसने अमेरिका को अगले कई दशकों तक इस छोटे से द्वीप के प्रति बेहद आक्रामक बनाए रखा। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अमेरिकी हस्तक्षेप के पीछे मुख्य रूप से 4 कारण काम कर रहे थे। पहला और सबसे स्पष्ट कारण था भू राजनीतिक निकटता। फ्लोरिडा से सिर्फ 90 मील की दूरी का मतलब था कि अमेरिकी मुख्य भूमि किसी भी सैन्य खतरे के सीधे निशाने पर थी। दूसरा कारण आर्थिक चुभन थी। 1959 में जिन अरबों डॉलर की अमेरिकी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसका दर्द अमेरिकी कॉरपोरेट जगत कभी नहीं भूला। दशकों बाद 1996 में आया हेल्म्स-बर्टन एक्ट इसी बात का प्रमाण है, जिसने उन संपत्तियों के मुद्दे को आज तक जीवित रखा है। हाँ, वो घाव अभी भी ताजा है। तीसरा कारण स्पष्ट रूप से वैचारिक चुनौती थी। अमेरिका लैटिन अमेरिका को अपना इन्फ्लुएंस जोन मानता था और वहां पूंजीवाद को चुनौती देते हुए समाजवाद का इस तरह सफल होना उसके वैश्विक दबदबे पर एक सीधा तमाचा था। और चौथा कारण, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सबसे ज्यादा निर्णायक साबित होता है, वो है घरेलू राजनीति। एकदम सही, घरेलू राजनीति। फ्लोरिडा के मियामी में बसने वाले निर्वासित क्यूबाई लोगों की एक बेहद शक्तिशाली लॉबी तैयार हो गई थी। फ्लोरिडा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में एक स्विंग स्टेट है और इस क्यूबन अमेरिकी लॉबी का वोट जिसके पक्ष में जाता है, वो चुनाव में भारी बढ़त हासिल करता है ना? इसलिए कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा के प्रति नरमी दिखाकर इस लॉबी को नाराज करने का राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहता था।
इन 4 कारणों के इसी जटिल मिश्रण ने एक ऐसे गुप्त युद्ध को जन्म दिया जिसने सारी हदें पार कर दी। 1961 का बे ऑफ पिग्स आक्रमण इसका सबसे कुख्यात उदाहरण है। वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। CIA ने कास्त्रो विरोधी निर्वासित क्यूबाई लोगों की एक फौज को ट्रेनिंग दी और उन्हें क्यूबा पर हमला करने के लिए भेज दिया। योजना ये थी कि इस हमले से क्यूबा के लोग कास्त्रो के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, लेकिन यह अमेरिका के लिए एक भयानक रणनीतिक और कूटनीतिक हार साबित हुई। बहुत बड़ी हार। कास्त्रो की सेना ने महज 3 दिन के भीतर इस आक्रमण को कुचल दिया और हमलावरों को बंदी बना लिया। ये एक महाशक्ति के लिए भारी शर्मिंदगी थी। बिल्कुल। और इसके बाद तो CIA ने कास्त्रो को सत्ता से हटाने या सीधे तौर पर उनकी हत्या करने के लिए अनगिनत प्रयास किए। हाँ, सोर्सेज में डिक्लासिफाइड दस्तावेजों के हवाले से जिक्र है कि कास्त्रो को मारने के लिए जहरीले सिगार से लेकर एक्सप्लोडिंग CPO तक का इस्तेमाल करने की योजनाएं बनाई गई। वाकई ये सब सुनने में किसी फिल्म की तरह लगता है ना? इसके अलावा क्यूबा की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए सुअरों में स्वाइन फीवर फैलाने और मुख्य फसलों को बर्बाद करने के आरोप भी अमेरिका पर लगे। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम अक्सर 1962 के क्यूबन मिसाइल संकट को केवल अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के टकराव के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि सोवियत संघ ने अचानक उकसावे के लिए वहां मिसाइलें रख दी। हाँ, आमतौर पर यही नैरेटिव होता है। लेकिन अगर हम क्यूबा के दृष्टिकोण से सोर्सेस का विश्लेषण करें तो तस्वीर अलग दिखती है। बे ऑफ पिग्स के आक्रमण के बाद कास्ट्रो को इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि अमेरिकी सेना का एक पूर्ण पैमाने पर सीधा आक्रमण कभी भी हो सकता है। तो उनके लिए वो मिसाइलें बचाव का तरीका थी। एकदम। उनके लिए सोवियत परमाणु मिसाइलें आक्रामकता का नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बचाने का अंतिम साधन थी, एक तरह का डिटरेंस। और वे 13 दिन जब पूरी दुनिया सचमुच एक परमाणु प्रलय के मुहाने पर खड़ी थी, इस कूटनीतिक विफलता का सबसे भयानक परिणाम थे। हाँ, वो बहुत ही नाजुक समय था। हालांकि वो संकट कूटनीति के जरिए टल गया, लेकिन अमेरिका का क्यूबा को सजा देने का अभियान नहीं रुका। आइए 1990s के दशक में चलते हैं। सोवियत संघ का पतन हो चुका था और इसके साथ ही क्यूबा का सबसे बड़ा सहारा भी छिन गया। एकदम। क्यूबा का सबसे बड़ा और लगभग एकमात्र आर्थिक और रणनीतिक सहारा रातों रात खत्म हो गया। सोर्सेस के अनुसार क्यूबा की अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर गई। उनका GDP 35% तक सिकुड़ गया। 35% बहुत बड़ा आंकड़ा है। तेल नहीं था, जिससे ट्रैक्टर रुक गए और बिजली घरों ने काम करना बंद कर दिया। खाना नहीं था, सार्वजनिक परिवहन ठप होने से लोग लाखों की संख्या में साइकिलों पर आ गए। इस दौर को क्यूबा में स्पेशल पीरियड कहा जाता है, जो भयंकर भुखमरी और अभाव का समय था। देखिए, ये एक ऐसा समय था जब वॉशिंगटन के पास अवसर था कि वो अपनी नीतियों को नरम करे, क्योंकि अब क्यूबा से कोई सोवियत सैन्य खतरा नहीं था। तर्क तो यही कहता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अमेरिका ने 1992 में टॉर्रिचेली एक्ट और 1996 में हेल्म्स-बर्टन एक्ट पारित करके आर्थिक प्रतिबंधों को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया। इन कानूनों ने प्रतिबंधों को एक नया और खतरनाक रूप दे दिया। अगर मैं इस नीति को एक एनालॉजी दूं, तो ये एक वैश्विक आर्थिक पिंजरा बनाने जैसा था। अमेरिका ने सिर्फ अपने देश का व्यापार ही नहीं रोका, बल्कि उसने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल तरीके अपनाए। इसका असर बाकी देशों पर भी पड़ा। हाँ, इसका मतलब यह था कि अगर कोई फ्रांसीसी बैंक या कनाडाई शिपिंग कंपनी क्यूबा के साथ कोई बड़ा व्यापार करती है, तो अमेरिका उन पर भारी जुर्माना लगा सकता था या उन्हें अमेरिकी बाजार से बाहर कर सकता था, जो कि एक बहुत बड़ा दबाव था। यहाँ मेरा सवाल उस इरादे को लेकर है। जब 1990 के दशक में मुख्य वैचारिक दुश्मन खत्म हो गया था और क्यूबा से अमेरिका को कोई सैन्य खतरा नहीं था, तो एक ढहती हुई अर्थव्यवस्था का गला और कसने का असल मकसद क्या था? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या वॉशिंगटन सच में वहां मानवाधिकार और लोकतंत्र लाना चाहता था, या ये सिर्फ एक महाशक्ति के अहंकार की दशकों पुरानी हार की सजा देने का तरीका था? सोर्सेज इस पर गहराई से बटे हुए हैं। राजनीतिक बयानों और आधिकारिक दस्तावेजों में इसे हमेशा लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए जरूरी दबाव के रूप में पेश किया गया, जो कि उनका ऑफिशियल स्टैंड था। लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों और कई भू राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि ये एक दंडात्मक नीति थी। इसका सीधा तंत्र ये था कि आम नागरिकों के जीवन को इतना असहनीय बना दिया जाए कि वे तंग आकर अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे। क्या बात है। लेकिन हकीकत ये थी कि इस नीति ने सरकार को नहीं गिराया, बल्कि आम क्यूबाई लोगों को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और शायद आधी सदी की इस विफलता की इसी एहसास ने अमेरिकी कूटनीति में एक बहुत बड़ा लेकिन अल्पकालिक बदलाव किया।
हम बात कर रहे हैं 2014 से 2016 के बीच के ओबामा प्रशासन की। वो दौर काफी अलग था। अचानक से वॉशिंगटन की रणनीति 180 डिग्री घूम गई। ये खुले तौर पर स्वीकार किया गया कि 50 साल के अलगाव, सजा और दबाव की नीतियों ने काम नहीं किया है। कास्त्रो सरकार वैसी की खड़ी है। और फिर वेटिकन की एंट्री होती है। बिल्कुल। सोर्सेस से पता चलता है कि वेटिकन की मध्यस्थता में 18 महीने तक गुप्त बातचीत चली। इसके बाद दशकों से बंद पड़े दूतावास फिर से खुले, यात्रा नियमों में ढील दी गई और अमेरिकी क्रूज जहाज हवाना के तट पर पहुंचने लगे। ऐसा लगने लगा था कि शायद अब ये 90 मील की कूटनीतिक खाई पटने वाली है। हाँ, एक उम्मीद जगी थी। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि जब कोई महाशक्ति दशकों पुरानी नीति बदलती है तो क्या वो बदलाव घरेलू राजनीति के तूफान में टिक पाता है? और इतिहास बताता है कि ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि 2017 से 2020 के बीच ट्रंप प्रशासन ने ओबामा के इस ऐतिहासिक समझौते को लगभग पूरी तरह से पलट दिया। फिर से वही पुरानी स्थिति। उस दौर में हवाना सिंड्रोम जैसी रहस्यमयी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का मुद्दा सामने आया, जिसके कारण दूतावास के कर्मचारियों की संख्या भारी मात्रा में घटा दी गई। क्रूज जहाजों और अमेरिकी उड़ानों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। और सबसे बड़ा कूटनीतिक प्रहार तब हुआ जब अपने कार्यकाल के बिल्कुल आखिरी दिनों में ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को फिर से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की सूची में डाल दिया। इस सूची का प्रभाव महज शब्दों तक सीमित नहीं है। तो ये कैसे काम करता है? इसका मैकेनिज्म ये है कि जैसे ही कोई देश इस सूची में जाता है, दुनिया भर के वित्तीय संस्थान और बैंक उसके साथ किसी भी तरह का लेन देन करने से डरने लगते हैं। यहाँ तक कि बुनियादी खाद्य सामग्री या दवाओं के लिए पेमेंट प्रोसेस करना भी असंभव हो जाता है। अगर हम इस पूरी अमेरिकी विदेश नीति को देखें तो ये एक जियोपॉलिटिकल सीजो की तरह लग रही है। एकदम सही कहा आपने। जब ये सीजो ऊपर नीचे होता है तो सिर्फ क्यूबा ही नहीं झूलता। जब एक अमेरिकी प्रशासन की नीति को दूसरा प्रशासन आकर पूरी तरह पलट देता है तो इससे दुनिया भर के सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को अमेरिकी नीति की स्थिरता पर गहरा शक होने लगता है। हाँ, कूटनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी मुद्रा है। और इस झूलती हुई नीति ने उस विश्वसनीयता को भारी चोट पहुंचाई है। बिल्कुल, और इस सीसॉ का नियंत्रण अभी भी मियामी की घरेलू राजनीति के हाथ में मजबूती से है। लेकिन अब अगर हम इतिहास के इन पन्नों से निकलकर सीधे वर्तमान यानी 2026 के हालात पर नजर डालें तो सोर्सेज एक बेहद गंभीर परिदृश्य पेश कर रहे हैं। ये 1960 के दशक की आक्रामक नीतियों की याद दिलाता है। तो पता चलता है कि भू राजनीतिक शतरंज पर मोहरे तेजी से बदल रहे हैं और बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। सोर्सेज बताते हैं कि ईरान पर एक संभावित युद्ध शुरू होने से ठीक पहले ट्रंप द्वारा सार्वजनिक रूप से क्यूबा के फ्रेंडली टेकओवर की बात कही गई। ये बयान दिया गया कि वहां का शासन बस ढहने ही वाला है, उनकी हालत डाउन टू फ्यूम्स हो चुकी है, मतलब उनके पास कोई ऊर्जा या संसाधन नहीं बचे हैं। इस बयान के तुरंत बाद जनवरी 2026 में एक कार्यकारी आदेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित किया गया, जो कि बहुत ही कड़ा था। इस आदेश के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्यूबा को महज एक वैचारिक विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असाधारण खतरा घोषित कर दिया गया। और इसका कारण क्या बताया गया? इसका मुख्य कारण ये बताया गया कि क्यूबा की धरती पर रूस और चीन के इलेक्ट्रॉनिक स्पाई स्टेशन सक्रिय हैं, जो सीधे अमेरिकी नौसैनिक और सैन्य ऑपरेशंस की जासूसी कर रहे हैं। इस आरोप के साथ ही अमेरिका ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए ईंधन आयात पर लगभग पूर्ण नाकाबंदी लगा दी है, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला है। इसका सीधा मतलब है कि क्यूबा तक तेल ले जाने वाली किसी भी शिपिंग कंपनी या जहाज को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। और इस बार कूटनीतिक भाषा में कोई पर्दा नहीं रखा गया है। सत्ता परिवर्तन को छुपकर नहीं बल्कि वॉशिंगटन के एक स्पष्ट और खुले लक्ष्य के रूप में घोषित किया जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में सत्ता परिवर्तन की नीतियों को हमेशा मानवाधिकारों और लोकतंत्र की बहाली के नाम पर उचित ठहराया जाता था, लेकिन अब 2026 के इस कार्यकारी आदेश में इसे रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के तर्क के साथ सही साबित किया जा रहा है। मतलब ग्रेट पावर कंपटीशन वापस आ गया है। हाँ, यानी शीत युद्ध की वो पुरानी जमीन अब 21वीं सदी के नए किरदारों और नई रणनीतियों के साथ अब फिर से तैयार हो चुकी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम तार्किक रूप से देखें तो एक तरफ अमेरिका इस बात का कड़ा विरोध कर रहा है कि क्यूबा में रूस और चीन की विदेशी खुफिया चौकियां मौजूद हैं और इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है। जी हाँ। लेकिन दूसरी तरफ खुद अमेरिका का
क्यूबा की संप्रभु धरती पर ग्वांतानामो बे के रूप में दशकों से एक विशाल सैन्य बेस मौजूद है। क्या ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक विरोधाभास नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, एक डिप्लोमेटिक पैराडॉक्स तो है ही। और उससे भी बड़ा सवाल नीति के प्रभाव का है। एक तरफ ये तर्क दिया जाता है कि क्यूबा के लोगों को आज़ाद कराना है, लेकिन दूसरी तरफ ईंधन और राशन की पूर्ण नाकाबंदी करके वहाँ एक भयंकर मानवीय संकट पैदा किया जा रहा है, जो कि आम जनता को भुगतना पड़ता है। क्या जानबूझकर किसी देश में ब्लैकआउट पैदा करके और वहाँ की जनता को भूखा रखकर उनका समर्थन और दिल जीता जा सकता है? देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि बाहरी दबाव और आर्थिक घुटन से अक्सर शासन कमजोर होने के बजाय और ज्यादा सत्तावादी हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक दुश्मन मिल जाता है। एकदम सही, क्योंकि जब किसी देश पर चारों तरफ से आर्थिक नाकाबंदी होती है तो वहाँ की सरकार हर विफलता, हर कमी और हर कड़े कानून को राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी खतरे के नाम पर आसानी से सही ठहरा देती है। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? इस तरह की नीतियां अक्सर उस जनता को ही सबसे ज्यादा कुचलती हैं जिन्हें बचाने का वे दावा करती हैं। वाकई। और अब 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रेट पावर कंपटीशन के नाम पर आर्थिक नाकाबंदी के जरिए सत्ता पलटकर उसी नियंत्रण को फिर से हासिल करने की कोशिश। तो गहराई से किए गए इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। ये परिदृश्य भविष्य के लिए कई बड़े और अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है।